Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को डिस्कस किया था. तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ. तो उसकी पहली स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, है ना. नाम से डिड्यूस करते हैं क्या होगा. भारतीय मतलब इंडियन सिटीजन, राइट. भारतीय इंडियन सिटीजन, राइट. जन मतलब इंडिया के लोग, है ना. जन मतलब इंडिया के लोग. और औषधि मतलब क्या होता है. औषधि मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, ठीक है. मेडिसिन. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, आप नाम से बताओ. भारतीय जन औषधि परियोजना, इंडिया के लोगों के लिए, मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो हम लोग हैं, लोगों के लिए हम अफोर्डेबल मेडिसिन अवेलेबिलिटी कराएंगे, है ना. ऐसे ही कुछ हो सकता है इसमें, है ना. तो वही इसमें बेसिकली इसका मोटिव है. क्या मोटिव है इसका. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का इसका मोटिव ये है कि भाई हम जेनेरिक मेडिसिन, जो नॉर्मल जेनेरिक मेडिसिन होती हैं जिनका कॉस्ट चीप होता है बट क्वालिटी उतनी ही होती है जितनी प्राइवेट फर्म्स की मेडिसिन होती है ना, उनकी होती है. उतना ही बेसिकली चीप मेडिसिन को हम अफोर्ड कर पाएँ, ताकि लोग सारे अफोर्ड कर पाएँ मेडिसिन को. उनके लिए हम जेनेरिक मेडिसिन को बेसिकली प्रमोट करेंगे और उनकी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना. तो ये है मकसद किसका. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का. अब इसमें किसने लॉन्च किया है. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर है, उसने इसको लॉन्च किया है. इसमें हम क्या करेंगे, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ताकि सारे लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिल पाए, है ना. अब इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर केंद्र बनाना पड़ेगा, है ना. नॉर्मल शॉप पे ये नहीं मिलेगा. इसके लिए हम बेसिकली भारतीय जन औषधि केंद्र बनाएंगे जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलेंगी, है ना. और हम क्या करेंगे, इसकी अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे, ताकि हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि चीप जो मेडिसिन हैं वो यार बेकार क्वालिटी की होंगी, हमको कहीं रिएक्शन हो गया तो, है ना. तो ये ऐसा सब कुछ नहीं होता है. इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हम एजुकेशन बढ़ाएंगे लोगों में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन ना लो, वही सेम फार्मूला होता है, बस ये अनब्रांडेड है इसीलिए चीप है ना. तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है. तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है. ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs. ये क्या है, एक PSU है किसके अंडर, प्रधानमंत्री, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है ये. और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है. सेलियन फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, क्वांटिटी को और अफोर्डेबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे, है ना. अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि जेनेरिक मेडिसिन की हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ लोगों को थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, है ना. ताकि सारे लोगों को बेसिकली ये मेडिसिन मिल पाए, है ना. ताकि मेडिसिन ना मिलने से किसी की डेथ ना हो, समझ में आ रहा है. मेडिसिन सबको मिल पाए, ट्रीटमेंट सबको मिल पाए, है ना. क्रिएटिंग द डिमांड फॉर जेनेरिक मेडिसिन बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर थ्रू लो ट्रीटमेंट कॉस्ट, है ना. ट्रीटमेंट कॉस्ट को लो करेंगे एंड ईजी अवेलेबिलिटी कराएंगे सारी जितनी भी थेरेपेटिक कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन है उनके लिए, है ना. समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. दूसरी स्कीम है इसके अंदर, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्ट्स, है ना. अगेन नाम से देखते हैं, प्रमोशन करेंगे हम किसी चीज़ का, किसका प्रमोशन करेंगे, बल्क ड्रग का. बल्क मतलब खूब ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, उसको हम बोलते हैं बल्क चीज़, है ना. ड्रग मतलब मेडिसिन होता है ना. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐसा कोई पार्क सेटअप करेंगे. पार्क में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ जाके आपको मेडिसिन मिल रहा है. पार्क में बेसिकली ऐसा, पार्क का कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा सेटअप करेंगे, ऐसा कोई क्लस्टर बनाएंगे, सेटअप करेंगे जहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो पाए मेडिसिन की. समझ में आ रहा है. कोई ऐसा एक एरिया बनाएंगे जहाँ पे हम बल्क में मेडिसिन को प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है. ऐसे हम पार्क को प्रमोट करेंगे. तो ये बेसिकली किसने लॉन्च किया है, नाम से ही केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कौन ही लॉन्च करेगा, मेडिसिन से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल ही लॉन्च करेगा, है ना. क्या विजन है, क्यों उसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर बने फार्मा सेक्टर में. अभी क्या होता है, अभी हम APIs के लिए जो डिपेंडेंट है वो चाइना पे डिपेंडेंट है. 80% ऑफ द APIs जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं, जो मेन काम करता है. कोई भी मेडिसिन आप लेते हो, पैरासीटामोल आप लेते हो, तो पैरासीटामोल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपके बुखार को कंट्रोल करना. तो जो वो बुखार को कंट्रोल कर रहा है उसमें API डला होता है, बुखार को कंट्रोल करने वाला API डला रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट.
तो ये बेसिकली इम्पोर्ट कहाँ होता है, ये इम्पोर्ट चाइना से होता है। क्या इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है इसको इम्पोर्ट बनाने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया पहले एपीआई बनाता था खुद ही से ही, है ना। इंडिया की जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो खुद ही से एपीआई बनाती थी, बट क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम इसमें क्या आया कि चाइना में लेबर बहुत ज़्यादा है ना, तो चाइना में ये मास प्रोडक्शन होने लगा। मास प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हुआ, एपीआई बहुत ही ज़्यादा सस्ता होने लगा चाइना से। तो क्या हुआ, ये कंपनी सोची कि भाई हम इंडिया में क्यों प्रोड्यूस करें, हमको महंगा पड़ रहा है, हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, बाहर से इम्पोर्ट करने में हमको सस्ता पड़ रहा है, राइट। तो इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी है नहीं, फैसिलिटी है, बट यहाँ पे महंगा पड़ता है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को एड्रेस करेंगे अब, क्या करके, बल्क ट्रक पार्क बना के, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 बेसिकली बल्क ट्रक पार्क बनेंगे, है ना। और इसमें मैक्सिमम जो ग्रांट मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी, वो एक पार्क के लिए 1000 करोड़ का ग्रांट होगा इसमें, ठीक है। और इसमें ये जो ग्रांट होगा वो शेयर कैसे होगा, मतलब ये जो पूरा सेटअप है, जो फाइनेंस इसमें लगेगा बल्क ट्रक पार्क बनाने में, इसमें 90% ऑफ द कॉस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्ट स्टेट्स के लिए सेंटर बियर करेगा, और बाकी स्टेट्स के लिए 70% जो पैसा है वो सेंटर से आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम ग्रांट इनेट कितना हो सकता है एक बल्क ट्रक पार्क के लिए, 1000 करोड़ का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में पहला आता है टीआरपी नॉर्म्स। तो क्या होता है टीआरपी, क्या होता है, आपने सुना होगा ना, इस सीरियल की टीआरपी बहुत ज़्यादा है। टीआरपी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है ना, यही तो होता है टीआरपी। तो देखो, सबसे पहली बात टीआरपी का है तो कौन आएगा, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही आएगा, है ना। जो जो भी मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्ट करती है सीरियल्स को वगैरह को, है ना, टेलीविजन पे, वही मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी टीआरपी के लिए, है ना। तो टीआरपी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड टारगेट रेटिंग पॉइंट, है ना। टारगेट रेटिंग पॉइंट, या फिर अदर वर्ड्स में इसको टेलीविजन रेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो किसी भी सीरियल को जब आप रेट करते हो, है ना, जैसे आप किसी मूवी को देखते हो तो उसका IMDb रेटिंग होता है ना, इसका 8 है, इसका जो भी है, इसका 8+ है, इसका 7+ है ना, उससे आप जज कर लेते हो कि भाई ये कितनी अच्छी मूवी है या कितनी बेकार मूवी है ना। तो ऐसे ही टीआरपी होता है, टीआरपी में हम क्या करते हैं, सीरियल्स को रेट करते हैं, जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है टेलीविजन में, उसको हम रेट करते हैं ना, उसके बेसिस पे उसका व्यूअरशिप निकाला जाता है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो उसका टीआरपी ज़्यादा है ना। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ अ मेट्रिक यूज्ड बाय मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू इवैल्यूएट व्यूअरशिप, है ना, कितने लोग उसको देख रहे हैं, टीआरपी ज़्यादा है तो व्यूअरशिप ज़्यादा है, ठीक है। TRPs represent how many people from which socio-economic categories watched and which channels for how much time during a particular period, कितने टाइम तक देखा, है ना, कितने लोगों ने देखा, है ना, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा बैकग्राउंड है उनके लोगों का, किन्होंने देखा, है ना, इस टाइप से पूरा उसका एनालिसिस किया जाता है ना, उसको हम TRP बोलते हैं। इसको करने वाला काउंसिल कौन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिकॉर्ड इसको कौन करता है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC, है ना। और इसको कैसे हम करते हैं, इसको टीआरपी को निकालते कैसे, बारोमीटर से, बैरोमीटर नहीं है, ये ध्यान रखना, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए होता है ना, बैरोमीटर नहीं है, ये बारोमीटर है ना। बारोमीटर क्या करता है, टीआरपी को मेजर करता है, ठीक है, जो टेलीविजन में इंस्टॉल्ड होता है सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स में, ठीक है। तो उसके थ्रू हम बेसिकली टीआरपी को मेजर करते हैं। अब ये BARC के बारे में हम बात कर लेते हैं, BARC क्या है। तो BARC इज़ बेसिकली इंडस्ट्री बॉडी जो जॉइंटली ओन है, कौन ओन करता है इसको, एडवर्टाइज़र्स, एजेंसीज़, है ना, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़, ये मिल के इसको ओनरशिप है इनकी, मिल के इसकी ओनरशिप है। और इसको ये जो एजेंसीज़ हैं, ये एडवर्टाइज़र्स, एजेंसीज़ और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र्स, है ना, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सॉरी ये रिप्रेजेंट करती हैं बेसिकली किसको, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलके इन सबको रिप्रेजेंट करती हैं, किनको, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, एजेंसीज और एडवर्टाइजर्स। ये बेसिकली फिर इसको ओन करते हैं BARC को, है ना। कब क्रिएट हुआ था ये, 2010 में क्रिएट हुआ था। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो इसके लिए गाइडलाइंस निकालता है, ठीक है, वो इसके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस निकालता है, ये टीआरपी जैसा होगा, क्या रेटिंग होगा, कैसे करोगे, ये सब जो पॉलिसीज़ है वो कौन निकालता है, INB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बेसिकली ये जो BARC है इसको रजिस्टर किया था 2014 में, अंडर दीज गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस निकालती है उसके अंडर इसको रजिस्टर किया गया था, और इसको बेसिकली ये ऑथराइज़ किया गया था कि ये जो TRP की जो भी एक्टिविटी है वो ये कैरी आउट करे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं ना। तो ये जो मॉस्पी है उसके अंदर पहली स्कीम आती है MP लैड्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, लास्ट ईयर पूछा भी गया था, 2020 के प्रीलिम्स में इसको पूछा भी गया था, है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे भी। तो MP लैड्स बेसिकली किसके अंडर आती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मॉस्पी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कब लॉन्च हुई थी, क्या ये कोई रिसेंट स्कीम है, नहीं रिसेंट स्कीम नहीं है, ये 1993 से चलती आ रही है, ठीक है।
इसमें हम क्या करेंगे, अब नाम से देखो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कोई एमपी है इसमें, है ना, कोई एमपी है। लोकल एरिया डेवलपमेंट, नाम से ही पता चल रहा है एमपी क्या करेगा, एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को या फिर कोई लोकल एरिया को डेवलप करेगा। किसी भी लोकल एरिया को आप डेवलप कैसे कर सकते हो, वहाँ पे एजुकेशन बढ़ा के, वहाँ पे हेल्थ बढ़ा के, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ा के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, हाउसिंग क्रिएट करके, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ा के, ऐसे ही तो डेवलपमेंट करोगे, रोड बना के, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा के, यही सब होगा और क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये एमपीज़ को कुछ फंड दिया जाता है इसमें, है ना, जिसके थ्रू ये लोकल एरिया को डेवलप कर पाए, है ना। तो वही ये स्कीम बोलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एमपीज़ जो हैं वो काम रिकमेंड करेंगे कि क्या क्या काम हो सकता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, है ना, ताकि हम एसेट्स बना पाएँ। एसेट्स में मतलब जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, है ना, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स हो गए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोकल लोकल नीड्स हो गए, कोई मान लो बहुत अर्जेंट नीड्स है, एजुकेशन, कोई स्कूल नहीं है मान लो, है ना, तो स्कूल बना दिया, है ना। तो ये सब काम इसके अंडर आएगा, है ना। तो ये बेसिकली फुली जो है सेंटर इसको फंड करता है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 करोड़ का पर कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी को फंड मिलता है। तो 5 करोड़ फंड होता है एमपी के पास, वो 5 करोड़ का कुछ भी यहाँ पे करवा सकता है, कोई भी एसेट बनवा सकता है, हॉस्पिटल बनवा सकता है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा डायरेक्ट काम बना सकता है ना। और ये जो फंड है, ये जो 5 करोड़ का फंड है, ये डायरेक्टली जो है ग्रांट इन एड दिया जाता है किसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को। और ये जो फंड होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है। जो ओरिजिनल स्कीम है उसमें ये जो फंड होता है दैट इज़ नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 साल के अंदर आपको, 1 साल के अंदर अंदर इसको आपको खर्चा करना है। अगर आप नहीं खर्चा कर पाए तो ये ऐड हो जाएगा अगले साल में, है ना। बट कोविड-19 में क्या हुआ, सरकार के पास पैसा बहुत कम था, सेंटर के पास पैसा बहुत कम था, तो उन्होंने इसको हटा दिया है। उसको बेसिकली उन्होंने एमपी लेट्स को होल्ड पे डाल दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये अब नॉन लैप्सेबल नहीं है, ये और फंड आपको नहीं मिलेगा, ये लैप्स हो जाएगा, है ना। स्पेशल फोकस क्या है इसका, स्पेशल फोकस जो है ये, अब ये जो 5 करोड़ का फंड है उसमें से 15% जो फंड है ना, वो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन पे खर्चा होगा। मतलब शेड्यूल कास्ट जो जहाँ रहते हैं उनके एरियाज़ को डेवलप करने में यूज़ होगा। और 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब जहाँ रहते हैं उन एरियाज़ को डेवलप करने में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो एमपीज़ का जो रोल है वो रिकमेंडेटरी है, ठीक है। तो वो बेसिकली रिकमेंड कर सकते हैं। एक्चुअल जो काम है वो कौन डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। वो एग्जामिन करेगी कि क्या काम होना चाहिए, फंड्स कैसे सैंक्शन होने चाहिए, इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, है ना, वर्क को प्रायोरिटाइज कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे। तो ये सब किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, है ना। तो 10%, एटलीस्ट 10%, मतलब मान लो 5 करोड़ का अगर आप खर्चा कर रहे हो पूरे, मतलब मान लो आपको 5 प्रोजेक्ट हैं, है ना, 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 5 करोड़ में, तो 10% ऑफ द काम जो है इसका, जो भी 10% ऑफ द काम है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वो करेगी, क्या करेगी, इंस्पेक्ट करेगी हर साल, है ना। क्योंकि इंस्पेक्ट नहीं करेगी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी, है ना, कि इसको पता काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है ना। जब आप जाके ऑडिट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, इंस्पेक्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। फिर इसमें हम काम का रिकमेंडेशन देख सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन ऑफ वर्क्स है वो कैसे कैसे हो सकता है ना। कौन सा मेंबर कहाँ रिकमेंड कर सकता है। तो जो भी लोकसभा का मेंबर है वो अपनी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी में काम को रिकमेंड कर सकता है ना। और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, है ना, वो कहीं भी अपने स्टेट में कहीं भी ये 5 करोड़ का काम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से भी वो इलेक्ट होके आए हैं, जिस भी स्टेट से वो इलेक्ट होके आए हैं वहाँ पे वो 5 करोड़ का जो काम है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो बेसिकली कहीं भी कंट्री में, कहीं भी इंडिया में कहीं भी काम को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लोकसभा जो है वो, लोकसभा का जो मेंबर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कर सकता है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो अपने स्टेट में कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में वो कंट्री में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल मानसून मिशन की बात करते हैं ना। तो नेशनल मानसून मिशन किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। मानसून है तो नाम से ही पता चल रहा है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, मानसून को, मानसून से रिलेटेड कोई चीज़ है, मतलब मानसून कब आएगा, कैसे आएगा, है ना। तो उसके लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन देगा, ये ऐसा कुछ मिशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम एम क्या कर रहे हैं, इसमें हम स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करेंगे ताकि हम मानसून को प्रिडिक्ट कर सकें पहले से ही, है ना, फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, है ना। तो फोरकास्ट मानसून का प्रेडिक्ट करने के लिए ये मिशन आया है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्लोबल एनसेबल फोरकास्ट सिस्टम को इसमें डिप्लॉय करेंगे ताकि वो शॉर्ट और मीडियम रेंज प्रोडिक्शन कर पाए, मतलब 12 किलोमीटर तक, है ना, वो कर पाए प्रेडिक्ट कि मानसून 12 किलोमीटर तक कैसा होगा, ठीक है, अंडर नेशनल मानसून मिशन। तो बेसिकली यही इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि ये डिप्लॉय किया गया है ना, ये सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है इसी मिशन के अंडर, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, बस यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं। क्या है ये स्वामित्व स्कीम,
तो स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर नाम से देखो तो विलेजेस को हम मैप करने वाले हैं। तो विलेजेस में जितनी भी लैंड है उसको हम मैप करेंगे इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब ड्रोन्स के थ्रू, है ना। तो ड्रोन्स एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लैंड को मैप करेंगे और फिर मैप करके उसको हम बेसिकली मैप करेंगे कि ये लैंड किसकी है, ये लैंड किसकी है, ये लैंड किसकी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपडेट करेंगे रूरल लैंड रिकॉर्ड्स को, प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू द विलेजेस, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू द विलेजेस हाउस होल्ड एंड इशू ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। तो जैसे मान लो कोई लैंड है ना, कोई लैंड है, अब मेरे को पता चल गया ये लैंड कोई पर्सन ए की है, तो इस पर्सन ए को हम ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे। ये प्रॉपर्टी कार्ड ये इंश्योर करेगा कि ये जो ज़मीन है वो किसकी है, वो ए की है ना। इससे क्या होगा, इससे जो भी अभी स्कैटर्ड लैंड है, कोई भी मान लो पता नहीं है किसकी लैंड है, उसको पहली बात तो ये पता चल जाएगा किसकी लैंड है। दूसरा, जो भी लैंड किसी को बिलोंग नहीं करती है, कोई भी लैंड मान लो किसी की भी नहीं है, उसको गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, है ना। तो बेसिकली ये सेंट्रल स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अंडरटेक कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम है ना। स्कीम क्या फोकस करेगी कि हम रूरल इनहैबिटेड लैंड जो हैं उसको ड्रोन्स के थ्रू बेसिकली मैप करेंगे, है ना, और लैंड रिकॉर्ड के डेटा को जनरेट करेंगे। फिर हम प्रॉपर्टी कार्ड इसमें इशू करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन विलेजेस विल बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट्स यूजिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स डिलीवर्ड बाय ड्रोन मैपिंग, है ना। ड्रोन के थ्रू मैप करके प्रॉपर्टी कार्ड हम बनाएंगे, है ना। दीज कार्ड विल बी गिवन टू प्रॉपर्टी ओनर्स एंड विल बी रिकॉग्नाइज बाय द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, है ना। तो बेसिकली जो भी ओनर है उस लैंड का वो दिखा पाएगा कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये देखो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला हुआ है ना। तो ये सब किस स्कीम के अंडर आ रहा है, ये सब स्वामित्व स्कीम के अंडर आ रहा है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 5 स्टार विलेजेस स्कीम की हम बात करते हैं, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, नाम से क्या पता चल रहा है 5 स्टार विलेजेस। तो 5 स्टार से आपको याद आना चाहिए वो चॉकलेट नहीं याद आना चाहिए, 5 स्टार चॉकलेट भी आता है ना। तो यहाँ पे चॉकलेट की बात नहीं हो रही है। 5 स्टार जैसे आप रेटिंग देते हो ना, जैसे स्विगी से आपने सामान मंगाया तो उसमें होता है ना रेटेड, तो कितने स्टार रेट करोगे, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, है ना। तो बेसिकली आप जब रेट करते हो, अगर आप 5 स्टार किसी को देते हो तो मतलब वो बहुत ही अच्छी सर्विस है ना। ऐसे ही होटल्स में भी होता है। ऐसे ही अगर आपने देखा हो तो 5 स्टार होटल्स होते हैं, 4 स्टार होटल्स होते हैं। तो ये स्टार का मतलब क्या होता है, उसमें कितनी कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना। तो 5 स्टार का होटल होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना। 4 स्टार का होगा तो उसमें कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम होटल्स को यहाँ पे होटल्स को जैसे हम स्टार रेटिंग देते थे, वैसे अब हम विलेजेस को स्टार रेटिंग देंगे, है ना। ऐसा ही कुछ होता है इसमें, है ना। अब वो स्टार रेटिंग दोगे कैसे, उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि भाई इसमें इतना इतना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो होटल है, कोई होटल में अगर स्विमिंग पूल है तो उसको हम 5 स्टार दे सकते हैं, है ना। अगर स्विमिंग पूल नहीं है, जिम वगैरह है, बस नॉर्मली जिम है एक, तो उसको 4 स्टार देंगे। इस टाइप से उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है होटल्स का भी, है ना। तो वैसे ही हम विलेजेस में भी क्राइटेरिया रखेंगे। अब वो क्राइटेरिया क्या होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, उसको लॉन्च किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। विलेजेस जहाँ पे भी आ जाए, ग्रामीण जहाँ पे भी आ जाए, ग्रामीण में तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाता है, बट ये जो विलेजेस वाला है 5 स्टार वाला, ये किसके अंडर आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, ठीक है। तो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं कंट्री में, उन सारे विलेजेस को हम बेसिकली स्टार रेटिंग देंगे, है ना। तो अब स्टार मिलेगा कैसे, ठीक है। तो ये 5 स्कीम्स हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, चेक पॉइंट्स हैं जो हमारे 5। अगर ये इसमें से जितने भी पॉइंट्स फॉलो होंगे उस हिसाब से हम स्टार रेटिंग देंगे, है ना। तो हम ये देखेंगे कि भाई विलेजेस में सेविंग बैंक अकाउंट की सुविधा है कि नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है कि नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम है कि नहीं, है ना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कितने हैं विलेजेस में, है ना। फंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स कितने हैं, है ना। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट है वहाँ पे कि नहीं है, जीवन ज्योति बीमा अकाउंट है कि नहीं है। तो इनमें से, इन 5 में से, इन जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये 5 पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें जैसे जितनी उस विलेजेस में होंगे उतने स्टार होंगे। मान लो इसमें से जैसे 3 ही चीज़ें हैं उस विलेजेस में, तो वो 3 स्टार विलेज हो जाएगा। मान लो इसमें सारी हैं तो 5 स्टार विलेज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम उस पॉलिसी को बेसिकली क्या करेंगे, उस टाइप से हम उसको रेटिंग देंगे, है ना। तो रेटिंग ऑफ द विलेज वुड बी हाउ मेनी ऑफ द अबव स्कीम्स इट हैज़ अटेन्ड यूनिवर्सल कवरेज, है ना। तो मान लो उस विलेज में सारे लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें 1 स्टार मिल जाएगा। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, देखेंगे हम जो भी एलिजिबल है सुकन्या समृद्धि योजना में, उसके अकाउंट हैं कि नहीं है, पीपीएफ अकाउंट सबका है कि नहीं है तो 1 स्टार कट जाएगा, उसका 4 स्टार हो जाएगा, है ना। इस टाइप से हम उसको रेटिंग देंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसमें बेसिकली हम डाक सेवक्स बनाएंगे। डाक सेवक्स कौन होते हैं, डाक सेवक्स मतलब आप यहीं से डाक कौन होता है, पोस्ट होती है ना, डाक इज पोस्ट, है ना। तो हम ऐसे क्या करेंगे, 5 ग्रामीण डाक सेवक बनाएंगे जो
बेसिकली जाके इसका मार्केटिंग करेंगे सारे प्रोडक्ट्स का, सेविंग्स का, इंश्योरेंस स्कीम्स का, ताकि ये मतलब सारे लोग इसमें एनरोल करें, है ना। इस टाइप से 5 ग्रामीण डाक सेवक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हेड कौन करेगा? ब्रांच का पोस्ट मास्टर, है ना। तो पोस्ट मास्टर बेसिकली इसको हेड करेगा। तो ये बस आपको याद रखना है ना। इस टाइप से ये स्कीम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की बात करते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम क्या है भाई? तो नाम से देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो? बिज़नेस को बढ़ावा देके, है ना। मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बढ़ावा देके, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। तो बस यही करना है इसमें। क्या करेंगे हम? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब सारा जो फंड है 100% ऑफ द फंड कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, है ना। तो सारा फंड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो कौन एडमिनिस्टर करेगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बेसिकली एडमिनिस्टर कर रहा है। इसमें क्या है, क्या स्कीम में है क्या, ठीक है। ये बेसिकली एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका अपना खुद का बिजनेस हो, है ना। तो कोई भी आप अगर माइक्रो इंटरप्राइज खोल रहे हो, है ना, तो इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी कितनी मिलेगी? 35% तक की। थ्रू कौन देगा ये सब्सिडी? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की सब्सिडी देगा। तो इसमें कैसे होगा कि भाई 25 लाख तक का आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन मिल सकता है। अगर कोई आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हो, है ना, कुछ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग है, मान लो फॉर एग्जांपल अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो आपको मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन मिल सकता है ना। और 10 लाख तक का किस में मिल सकता है? अगर कोई सर्विस सेक्टर है, मान लो आपका IT कंसल्टिंग सर्विस है ना, आप कोई बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उस फर्म के लिए आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है ना। तो इसमें 35% जो है सब्सिडी कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है। उसके बाद अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नेशनल लेवल पे KVIC जो है अपनी खदी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर ही आती है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे स्टेट KVIC डायरेक्टरेट्स हैं, स्टेट खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं और बैंक्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है, अगर कोई 18 साल से ऊपर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सब इसके अंदर एलिजिबल हैं स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए, है ना। जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जो ऑलरेडी ऐसे यूनिट्स काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे यूनिट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट सब्सिडी ले रखी है ना, या फिर कोई और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बेनिफिट ले रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है ना। ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स हैं, वही सैंक्शन होंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ, इसका समरी आपको बताऊँ तो क्या है? इसका समरी ये है कि इसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट? हम बेसिकली फर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि नए नए फर्म्स आएँ। नए नए फर्म्स कैसे हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकते हैं और सर्विस के लिए हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोन प्रोवाइड कर देंगे आपको 25 लाख का, सर्विस के लिए मैक्सिमम लोन 10 लाख का प्रोवाइड कर देंगे ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, है ना। तो इस टाइप से हम इसको टारगेट करेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे का लेक्चर बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।